देखो आज वाली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि वर्नर थ्योरी क्या है। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी का कल हमने स्टार्ट कर लिया था थोड़ा बहुत कि वर्नर थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी उपसंयोजक यौगिक की दो संयोजकताएं होती है, एक प्राथमिक संयोजकता होती है और एक द्वितीयक संयोजकता होती है। ठीक है, सबसे पुरानी थ्योरी है वर्नर सिद्धांत, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए है, उपसंयोजक यौगिकों के लिए है, जो क्या कहता है कि हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दो तरह की वैलेंसी होती है, दो तरह की संयोजकता होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, इसके अलावा इसने बताया कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल और लिगैंड होते हैं जो कि उप सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। ठीक है, और सिग्मा बंध होता है उनके बीच में। तो इसका एग्जांपल हमने एक लिया था कि कोबाल्ट जो है वो क्या होता है, 6 एमीन के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है, और ज्यादातर जो कोबाल्ट है वो क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमें मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 संयोजकताएं जो है ये कौन कंप्लीट करता है, क्लोराइड आयन कंप्लीट करता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, वर्नर थ्योरी। एक वर्नर थ्योरी में ये भी बताया गया कि अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो इसके अंदर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी संरचना क्या होगी, ज्यामिति क्या होगी। ठीक है, वो चीज भी यहाँ पर वर्नर थ्योरी बताती है। तो वर्नर ने क्या कहा कि ये जो मेटल है, इस मेटल के पास जितने भी रिक्त कक्षक हैं वो आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं, संकरित करके एक जैसी शेप के, एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है, और उन सभी संकरित कक्षकों के अंदर ये जो लिगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उपसहसंयोजक या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इससे हमारा क्या बनता है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। ठीक है, और इस पूरे की पूरी जो संरचना है इसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, उपसहसंयोजक वृत्त के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको प्राथमिक संयोजकता फुलफिल करती है, कंप्लीट करती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री कैसे बताई उसने कि हर एग्जाम्पल के अंदर आप क्या करो, मेटल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, कि मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कोबाल्ट जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 7th नंबर पे आता है, ये 3d7 4s2 होता है। ठीक है, कोबाल्ट 3d7 4s2 होता है, और यहाँ पर कोबाल्ट जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3 है। ठीक है, देखो इधर ये 3d7 4s2 होता है। ठीक है, कोबाल्ट की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। +3 का मतलब यहाँ से हमने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे बाहर निकलता है, इन दोनों में से, 3d और 4s में से किस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, डी में से। 4s में से पहले निकलता है। कैसे देखते हो आप इसको, टोटल करके देखते हो, 4s का टोटल कितना है, 3d का टोटल कितना है। ठीक है, उसके बेस पे आप एक बार फर्स्ट ईयर वाली इनऑर्गेनिक को बुक को गो थ्रू करना। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले कौन सा निकलेगा, 4s2 से निकलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 3d से निकलेगा, क्योंकि हमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, कोबाल्ट +3 बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3d6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसका जो CO+3 है इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है, ये 3d6 4s0 और 4p0। ठीक है, ये है। अब क्या करना है, कोबाल्ट +3 है, 3d6 है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी कि 6 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल के अंदर। अगर अब ये डिपेंड किस पे करता है कि ये जो आपका लिगेंड है, ये लिगेंड अगर प्रबल लिगेंड है तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करता है। ठीक है, युग्मन कर देता है। लेकिन अगर ये लिगेंड जो है ये दुर्बल लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, अब ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे कि ये लिगेंड जो है वो कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन किससे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी ज्यादा स्ट्रोंग होता है, कौन सा वीक होता है। इसके लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो आपको लर्न करनी है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है। तो एक बार ये याद रखना कि एमीन जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रोंग लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है। अगर ये प्रबल लिगेंड है तो ये क्या करेगा, इन डी कक्षक के
सारे इलेक्ट्रॉन की क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, युग्मन कर देगा। अगर यहाँ पे युग्मन होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, अब क्या बचा, हमारे पास क्या करना है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का। ठीक है, उपसहसंयोजक संख्या जो है कोबाल्ट की कितनी है, 6, यानी ये 6 लिगेंड से घिरा हुआ है, यानी हमारे पास यहाँ पे 6 डी एस या पी ऑर्बिटल जो भी खाली है उस मेटल के पास वो चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो एमीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से है 6, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो, 2 डी के हैं, एक एस का है। ठीक है, 6 करने हैं तो 3 पी के। ये इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, यानी जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उस मेटल की, वो क्या करती है, अपने खाली ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करती है और उतने ही नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बनाती है। तो हमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए जो कि मिल रहे हैं, और कौन से मिल रहे हैं, D2sp3 मिल रहा है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कौन सा हो जाएगा, D2sp। ठीक है, तो अगर D2sp3 संकरण है या फिर sp3d2 संकरण है, किसी एग्जाम्पल के अंदर अगर sp3d2 का मतलब क्या है कि ये जो d ऑर्बिटल है ये पूरा ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, खाली जो हमें कक्षक मिलेगा वो 4s 4p और 4d का मिलेगा। ठीक है, तो तब ये दो ये वाले ना लेके हम बाहर वाले 4d वाले 2 d ऑर्बिटल्स काम में लेंगे। अगर वो काम में लेते हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है। इन दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। ठीक है, दोनों के अंदर ही क्या होती है, आपकी अष्टफलकीय संरचना होती है। और अष्टफलकीय संरचना को हम किस तरह से दिखाते हैं कि सेंटर में आपका एक मेटल है। ठीक है, और उसके क्या है, चारों तरफ 4 लिगेंड घिरे हुए हैं, 6 तरफ होते हैं वैसे तो। ठीक है, चारों तरफ 4 कैसे दिखाओगे कि एक एक प्लेन के अंदर 4, एक प्लेन के अंदर 4 किस तरह से, इस तरह से, कि इसको आप ऐसे ना मान के ऐसे मान लो। ठीक है, एक प्लेन के अंदर 4, के बीच में एक मेटल, इसके एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, 4 तो ये घिरे हुए हैं। एक ऊपर की तरफ होता है मेटल की और एक नीचे की तरफ, लेकिन इनमें क्या होता है, ये जो एंगल है ये एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे जो लिगेंड है इनकी बॉन्ड लेंथ जो है मेटल के साथ, बंध की लंबाई जो है वो क्या होती है, सेम होती है, समान होती है। ठीक है, ये वर्नर थ्योरी कहती है, लेकिन आगे सीएफटी जब आती है आपके नेक्स्ट ईयर के अंदर आएगी, एक आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, वो क्या कहती है कि ये बॉन्ड लेंथ जो है ये इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इन डी ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। उन शेप की वजह से क्या होता है, कहीं पे रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा होता है तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं पे क्या होता है, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम होता है तो ये बॉन्ड लेंथ जो है ऊपर नीचे वाली, ये जो एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, इनको अक्षीय बंध बोलते हैं, इनकी जो बंध लंबाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या कहते हैं हम, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या विकृत अष्टफलकीय बोला जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे अभी वर्णन ने नहीं बताया था। ठीक है, ये सीएफटी में आएगा आगे। तो वर्णन ने सिंपल सा क्या बताया कि एक मेटल है, वो मेटल क्या है, 6 लिगेंड से घिरी हुई है, और 6 के 6 लिगेंड जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल एंगल पे है एक दूसरे के। ठीक है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी क्या है, सेम है, और इनके बीच का सबका एंगल भी क्या है, सेम है। ठीक है, ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है ये क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय संरचना होती है, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d2 या d2sp3 होता है। ठीक है, अब ये sp3d2 किसके अंदर होगा, जहां पे d ऑर्बिटल आपका फुली फिल्ड होगा। ठीक है, d ऑर्बिटल फुली फिल्ड का एग्जांपल आप निकल का ले सकते हो। ठीक है, निकल Ni+2 का, तो Ni+2 के साथ अगर आप वीक लिगेंड लेते हैं, Ni+2 में का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लिख के देखो, Ni+2 निकल+2 का,
Na+2 का क्या होता है, निकल जो है वो मैक्सिमम टाइम Na+2 की फॉर्म में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है निकल की, वो ज्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही रहता है, ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादातर +2 होती है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, sp3d2 का, sp3d2 का कब होगा, sp3d2 का कब होगा, जब आपके पास टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होने चाहिए। ठीक है, अब मैं इस एग्जांपल ले रही हूँ, वो किसका है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। अगर यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन 4 है, ठीक है 4 है, तो क्या करेगा, तो उसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये देखो, अब ये अगर 3d8 है तो इसको, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, साइनाइड जो है, और वोटर साइनाइड के कंपैरिजन में वीक होता है, लेकिन साइनाइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उससे कम साइनाइड होता है। ठीक है, बाकी ये सीरीज मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो साइनाइड भी क्या है, एक प्रबल लिगेंड है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेगा, प्रबल लिगेंड है साइनाइड, तो साइनाइड क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। अगर ये पेयरिंग करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन किस तरह से आएंगे, ऐसे। ठीक है, आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, 4 लिगेंड से घिरा हुआ है ये मेटल, तो आपको 4 खाली कक्षक चाहिए, तो आपको कौन कौन से खाली कक्षक यूज करेंगे आप, एक तो डी का, एक एस का, और 2 पी के, DsP2। यानी अगर हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यानी DsP2 संकरण की वजह से होती है। अगर DsP2 संकरण है तो उसकी संरचना कैसी होती है, वर्गाकार समतलीय होती है। निकल की जितनी भी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, वर्गाकार समतलीय। और वर्गाकार समतलीय का मतलब क्या है, कि निकल जो है वो सिंपली 4 साइनाइड से इस तरह से घिरा हुआ, इस तरह, यानी ये एक प्लेन वाली संरचना। ओक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे और होता है, वो 5 और 6 नंबर की लिगेंड होती है। यहाँ पर ये 5 और 6 वाली नहीं होके 4 होती है, सिर्फ 4 से ये घिरी हुई होती है। ये हमारी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, वर्गाकार समतलीय हो जाएगी। ठीक है, अगर हम क्या करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर भी 2 तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक तो आपकी ये DsP2, ठीक है, यानी हाइब्रिडाइजेशन एक होता है DsP2। अगर ये DsP2 है तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, वर्गाकार समतलीय स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है, वर्गाकार समतलीय। मैं अभी लिखवा दूंगी आपको ये सारे पॉइंट्स, ये सारे क्या होती है, वर्गाकार समतलीय स्ट्रक्चर होती है अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अगर क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी क्या है, हमने ले लिया कॉपर का कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, कॉपर +2 का, तो वो क्या होगा, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, वो तो हमने सिंपल VBT में भी पढ़ी है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल या फिर चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो सिंपल क्या होती है, लीनियर या रेखीय होगी। ठीक है, ये पूरी वर्नर थ्योरी है। अब इसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है इसमें, स्टार्टिंग से लिख लो। पहला पॉइंट यही है कि उपसहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उसकी 2 संयोजकताएं होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। ये जब हम आगे VBT पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर ये सारी स्ट्रक्चर्स दोबारा आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी पूरी डिटेल में आ जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका क्या, कि उपसहसंयोजक यौगिकों की 2 तरह की संयोजकताएं होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव 2 टाइप्स ऑफ valency, one is primary valency and second is secondary valency। ठीक है,
ये जो वर्नर थ्योरी है इसके मेन पॉइंट लिख रहे हैं हम कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक की दो तरह की संयोजकताएं होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राथमिक संयोजकता और सेकेंडरी द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, अब आपको ये पता है कि प्राथमिक संयोजकता कौन फुलफिल करता है, जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले जितने भी मॉलिक्यूल है वो करते हैं। जैसा हमने एग्जांपल पढ़ा था पहले, ठीक है। तो ये जो क्लोराइड आयन है ये कौन सी संयोजकता को फुलफिल कर रहे हैं, प्राथमिक संयोजकता को, ठीक है। और ये जो एमीन के जितने भी लिगेंड है ये कौन सी संयोजकता को शो कर रहे हैं, द्वितीयक संयोजकता को, ठीक है। एक चीज और कि अगर प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता के लिए ये जो दोनों चीजें हैं, लिगेंड है, ये एक्सचेंज भी हो सकती है। एक्सचेंज कैसे हो सकती है, जैसे हमने क्या किया, कोबाल्ट के बाहर ये 6 एमीन ना लेके हमने क्या किया, 3 ही एमीन ले लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये +3 है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा, तो वो कौन फुलफिल करेगा, 3 आप क्लोराइड आयन भी ले लो, ठीक है। तो इसका क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सॉरी इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, 6 एमीन के मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को अंदर रखा और 3 क्लोराइड को अंदर रखा। अब इस पूरे की ऊपर चार्ज कितना है, ये देखो, चार्ज कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या है, एमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और क्लोराइड आयन है तो इसके ऊपर क्या होता है, -1, तो ये क्या है, -3 का है, ठीक है। तो ये क्या है, -3 -2 माइनस प्लस का कैंसिल हो गया, 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हमारी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाहर से कोई भी आपको और लिगेंड जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 कर दो, इसको 2 कर दो, अब क्या होगा, ये -2 है, ये +3 है, यानी +1 होगा, यानी एक क्लोराइड आयन आपको बाहर से रखना पड़ेगा। यानी एक प्राथमिक संयोजकता का कौन कंप्लीट कर रहा है, एक क्लोराइड आयन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली प्राइमरी वैलेंसी है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का लिगेंड कंप्लीट करे इसको, ये प्राइमरी वैलेंसी भी कंप्लीट कर सकता है, ये सेकेंडरी वैलेंसी भी कंप्लीट कर सकता है, ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को न्यूट्रल बना के रखना, ठीक है। ठीक है, इसी पॉइंट के अंदर ही लिखना है कि प्राथमिक संयोजकता उपसहसंयोजक यौगिकों की वह संयोजकता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या उपसहसंयोजक वृत्त के आवेश को कंप्लीट करती है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के उपसहसंयोजक वृत्त के आवेश को फुलफिल करती हो या कंप्लीट करती हो, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, जो कि उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या होती है, जो कि उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या होती है, ठीक है। इसी वर्नर थ्योरी का सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, लिखो कि उपसहसंयोजक यौगिकों के अंदर धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या नियत रहती है। उपसहसंयोजक यौगिकों में धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है।
ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर, प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए, प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के लिगेंड का उपयोग किया जा सकता है। जो हमें अभी देखा कि किसी भी टाइप का लिगेंड है वो ही आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि हम क्या करें, एमीन के 4 ले लो आप, ठीक है, और ये क्लोरीन के 2 ले लो, ठीक है। तो अब क्या है, इसके ऊपर +3 है, इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर -2 है, तो यहाँ पे क्या आया +1, तो यहाँ पे एक क्लोराइड आयन, यानी ये क्लोराइड आयन जो है ये प्राइमरी वैलेंसी को भी कंप्लीट करता है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी कंप्लीट करता है, दोनों की तरह यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लो इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द्वितीयक संयोजकता के आधार पर, द्वितीयक संयोजकता के आधार पर उपसहसंयोजक यौगिकों की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्यामिति का निर्धारण होता है। ज्यामिति का निर्धारण होता है। जैसे एक टेबल बना लो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कौन सा हो सकता है, D2sp3 या sp3। D2 इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना या ज्यामिति जो होती है, ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये DsP2 यानी वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, या फिर sp3 है तो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ये क्या होगा, sp, और ये क्या होता है, लीनियर या रेखीय। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उपसहसंयोजक यौगिकों के अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में जहां उपसहसंयोजक बंध बनता है उसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जिसे उपसहसंयोजक वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है कि इसके अंदर क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है। अगर यहाँ पे संकरण है तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके जितने भी ऑर्बिटल है या कक्षक है वो क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। संकरण की वजह से क्या होता है, जितने भी कक्षक है वो क्या हो जाते हैं, उनकी डायरेक्शनल टेंडेंसी होती है, दिशात्मक प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो इनकी दिशात्मक प्रवृत्ति होती है, इसी की वजह से इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनके अंदर आइसोमेरिज्म भी मिलता है, समावयवता भी मिलती है। ठीक है, समावयवता कैसे मिलेगी, कि जैसे आपने एग्जांपल किया जिसके अंदर ये लिगेंड चेंज करती है। ठीक है, जैसे जैसे हम लिगेंड को चेंज करेंगे या उसके नंबर को चेंज करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज करेंगे, तो उसके बेस पर इसकी अलग अलग समावयवता भी होती है, जो हम डीबीटी के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट एक है कि अगर हम एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड ले रहे हैं तो ये हमारा मिक्स्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, मिश्रित उपसहसंयोजक यौगिक होता है। ये वर्नर थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स ही लिख के आने। ठीक है,